कि विष्णु तिवारी जी का केस था। गोपालगंज में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। जो ये अरेस्ट करते हैं, उसमें उन्होंने रात में उनको अरेस्ट किया, अगले दिन छोड़ दिया गया कि वो व्यक्ति सही नहीं था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, अब व्यक्ति की छवि तो खराब हो गई। अगर एक व्यक्ति जो सही है और उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, रात भर रखती है और अगले दिन छोड़ देती है ये बोल करके कि नहीं, इसकी गलती नहीं थी, जो उसके सम्मान की जो हानि हुई है, उसको कैसे आप किस तरीके से समझते हैं और क्या होना चाहिए? ये चीजें गलत है मैम। इसीलिए कहा गया है कि unless and until guilt is proved, accused person should be presumed innocent until his guilt is proved। हमारा ये मैगजीन है कानून में। कानूनी सहायता लेने का जो अनुच्छेद पास हुआ है 39A, ये कितने टाइम पहले हुआ है, लेकिन अभी भी व्यक्ति उस चीज को नहीं ले पा रहा है। तो कहाँ पे ये चूक है, किस वजह से उन लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है जो जेन्युइनली इसके अधिकारी हैं? मैंने मैम जैसा अभी बताया आपको कि अवेयरनेस की कमी है, तो इसके ये लिए हमें लोगों अवेयरनेस को कैसे जागृत करना जगाया पड़ेगा। ये अवेयरनेस कैसे जगाया जाए? अवेयरनेस इस तरह से हम जगा सकते हैं कि हर महीने 2 महीने पे हमें कहीं एक जगह चुन करके वहाँ सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। वहाँ जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग हैं वहाँ बैठें, लोगों को बताएं। वो हम थ्रू पब्लिकेशन कर सकते हैं, पेपर पब्लिकेशन, एडवर्टीजमेंट, थ्रू सोशल मीडिया। आजकल तो बहुत से सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। क्या देश में न्याय मिलना आपकी आमदनी पर निर्भर करता है? भारत की न्याय प्रणाली में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को उजागर करता है ये प्रश्न। उन वास्तविकताओं पर आधारित है जहां आर्थिक स्थिति न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं अजहर आलम, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। अजहर आलम जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। जी, अजहर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या देश में न्याय मिलना आपकी आमदनी पर निर्भर करता है? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं और आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर जो व्यक्ति गरीब है, शोषित है, वो कई सालों से सजा काट रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों जो पैसे वाले हैं उनको ही न्याय मिलेगा। हमारे यहाँ गरीब भी हैं, हर तरह के लोग हैं। हम मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, हायर क्लास भी है। कोर्ट किसी का चेहरा देख के जजमेंट नहीं पास करता। कोर्ट में जो भी मैटर्स आते हैं जी। वो जज उसका फैक्ट्स देख करके और कानून के हिसाब से ही फैसला सुनाता है, उसके खिलाफ क्या एविडेंस है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ खामियां हमारे सिस्टम में है, प्रोसीजर इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से आपने अभी 2-3 मैटर सुने भी होंगे। जैसे इलाहाबाद का था एक मैटर, और अभी विकास से विष्णु तिवारी का मैटर था। एक अभी कौशाम्बी का लाखन का था, जिसमें इलाहाबाद ने 2025 में 104 साल के व्यक्ति को 43 साल सजा काटने के बाद छोड़ा, जबकि वो शुरू से यह कहता था कि ही इज इनोसेंट, ही हैज बीन फास्टली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। तो लेकिन ये जो चूक है, ये किस जगह पे होती है? जब व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय में जाता है तो उसकी जो उम्मीद होती है वो न्याय के लिए होती है, लेकिन यहाँ तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार हमारा सिस्टम है मैम। ये इन्वेस्टिगेशन से लेकर के जब ट्रायल कोर्ट में मैटर्स आते हैं ये उसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने 43 साल के बाद एक्विट किया। कुछ चीज़ें ऐसी, चूंकि हमारे यहाँ एक तो केसेस पेंडिंग बहुत सारे हैं, लाखों लाख में हैं, जिसमें ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। सिस्टम को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें डाटा तैयार करना पड़ेगा। और ये जो आपने ये कहा कि गरीबों के लिए और अमीरों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल सर्विस आप अथॉरिटी मुझे एक्ट कोई ऐसा अमीर व्यक्ति बताइए जो अरेस्ट हुआ और सजा काट रहा है और उसके साथ
मतलब अन्याय हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई एक दो अमीर आदमी का उदाहरण दीजिए, क्योंकि जब नहीं, हम अमीर लिस्ट आदमी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें गरीबों की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और आपको एक आंकड़ा भी बता दूं कि 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो भारत में, 80%, 1.5 करोड़ की आबादी आबादी में 80% लोग इतने ऐसे हैं जिनको फ्री में लीगल एड मिलेगा। वो अधिकारी हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं और मुफ्त में मिलेगा। उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं ये आप भी जानते हैं, और मैं आपको मैडम, सेक्शन 12 ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी में मेंशन है किन लोगों को ये मिलेगा। हमारे यहाँ सिर्फ ये है कि अवेयरनेस की कमी है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इसलिए लाया गया था ताकि गरीबों को हेल्प की जा सके, उनको न्याय दिलाया जा इसमें सके। जो गरीब लोग हैं वो कौन कौन से हैं, किस इसमें कैटेगरी गरीब के जो लोग हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन है, SC ST हैं, लेडीज हैं, डिसेबल्ड हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग हैं। इसमें 8-9 कैटेगरी बांटी गई है हाँ, जिनको ये बच्चों के मिलेगा। लिए भी फ्री इसके है। लिए जी, बच्चों बच्चों के की, लिए भी फ्री है। और जो जो बिल्कुल। जो व्यक्ति जेल में बंद है, जी जी। जेल बिल्कुल। में व्यक्ति बंद जो है वो अगर अमीर है गरीब है डजेंट मैटर, अगर वो जेल में बंद है तो वो जी। फ्री लीगल एड ले सकता है। और बिल्कुल जो बिल्कुल। आपदा से पीड़ित होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। और अगर बिल्कुल हमारे देश बिल्कुल की कैलेमिटी। आबादी की बात की जाए तो 80% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। मैडम, इसमें इसलिए ये एक्ट लाया गया और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रोविजन रखा गया। आपको पता होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1995 में आया, और ये नेशनल लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। जी। और हमारे यहाँ हर जगह अथॉरिटी मौजूद है। उसमें कुछ क्राइटेरिया ज़रूर है कि अगर इस व्यक्ति की आमदनी 1 लाख से कम है, ही हैज़ टू प्रूव दैट कि हाँ, इनकम हमारी कम है, वो उस कैटेगरी में आते हैं। सबको फ्री सर्विस नहीं दी जा सकती, उसमें भी चूंकि हमारे यहाँ आबादी काफ़ी है। आपने खुद कहा कि 80% हमारे जो लोग गरीब हैं, बिलो पुअर पीपल हैं, तो उनको न्याय चाहिए। एक तो नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी है। हालांकि अब गवर्नमेंट बहुत जगह अवेयरनेस हो रही है, हर जगह सिंपोजियम ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि लोगों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, और बताया जाता है लोगों को कि आप, अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने आमदनी से केस लड़ सकें, तो उसके लिए आप यहाँ जाइए। तो ये सब चीज़, चूंकि अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कुछ चीज़ें सिस्टम में भी हमारी कमी है, उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है, ताकि किस तरह से गवर्नमेंट उसका डाटा तैयार करे। जितने भी इंडिया में जेल्स हैं, वहाँ जेलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ये केस कब से पेंडिंग है, ईयर ऑफ FIR होना चाहिए, तब भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो लोग इनोसेंट लोग जेल में बंद होते हैं हम्म। उनको न्याय मिल सकता है। अजहर जी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपने आप बहुत टाइम से अपनी वकालत कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो मुफ्त कानूनी सहायता लेने का जो अनुच्छेद पास हुआ है, 39A, ये कितने टाइम पहले हुआ है, लेकिन अभी भी व्यक्ति उस चीज को नहीं ले पा रहा है। तो कहाँ पे ये चूक है, किस वजह से उन लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है जो जेन्युइनली इसके अधिकारी हैं? मैंने मैम जैसा अभी बताया आपको कि अवेयरनेस की कमी है, तो इसके लिए हमें लोगों को कैसे जागृत जगाया करना जाए, पड़ेगा। ये अवेयरनेस कैसे जगाया जाए? अवेयरनेस इस तरह से हम जगा सकते हैं कि हर महीने महीने 2 महीने पे हमें कहीं एक जगह चुन करके वहाँ सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हम्म। वहाँ जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोग हैं वहाँ बैठें, लोगों को बताए। वो हम थ्रू पब्लिकेशन कर सकते हैं, पेपर पब्लिकेशन, एडवर्टीजमेंट, थ्रू सोशल मीडिया। आजकल तो बहुत से सोर्सेस हैं जिसके तरह हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि लोग, हर आदमी न्यूज़ पढ़ता है, हर आदमी के पास मोबाइल मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह की चीजें हमारे कानून व्यवस्था में है कि लोग, जो व्यक्ति निर्दोष हैं, वो भी 20 साल की सजा काट रहे हैं, 25 साल की सजा काट रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मर जाता है।
और उसको बिल्कुल। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्दोष था, तो इसका उत्तरदायित्व किसको लेना चाहिए? और इसके लिए, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास हमें ये है कि हम कुछ भी कर दें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हमें बोलने या टोकने वाला नहीं है, तो कानून का जहां हमें फायदा होना चाहिए वहां तो हमें उससे नुकसान है। एक व्यक्ति जो गुनहगार नहीं है और उसको सजा मिल रही है, उसके लिए कानून को वो किस रूप में देखेगा? नहीं, ये हमारे यहाँ ज़रूर बात है, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। हमारे यहाँ कानून का चूँकि प्रोसीजर ऐसा है मैडम कि वहाँ सिस्टम प्रोसीजर में टाइम लगता है, लोगों को न्याय वक्त पे नहीं मिलता। ये हमारे सिस्टम की खामियां है, ये मैंने पहले भी कहा आपको। तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपने देखा कि हमारे अभी 2023 में अमेंडमेंट्स हुए आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में। हम्म। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम वक्त में न्याय लोगों को मिल सके। जो प्रोसीजर पहले सालों साल चलते थे, एक एक केस में एक्विटल, आप देखें कि आज की डेट में सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हुए हैं, हर चीज़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। एनडीपीएस का अगर केस है, पॉस्को का केस है, तो उसके स्पेशल कोर्ट्स हैं। पहले ये नहीं होता था। हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर स्टेट्स में, मोस्टली हर जगह स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। इस कोर्ट को बनाने का मकसद ही यही है कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। जो लोग इससे पहले वंचित थे, जिनको नहीं मिल पाता था और सालों साल लगते थे, अभी भी कुछ हैं। चूंकि हमारे पास अभी थोड़ा डाटा की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, कि दो चार ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कई पता चलता है कि 20 साल रहने के बाद, 25 साल रहने के बाद वो एक्विट हुए। उसके लिए भी प्रोविज़न है कानून में कि सरकार वो क्लेम कर सकते हैं मुआवजा, अगर उनके ऊपर लगता है कि झूठा केस किया गया या उनके ऊपर झूठा फंसाया गया। तो उसमें प्रोविज़न है सीआरपीसी में, आईपीसी, बीएनएस में, बीएनएसएस में, जो नए शिक्षा हैं उसमें आप जाइए और क्लेम कीजिए, कंपनसेशन लीजिए सरकार से। जी अजहर जी, मैं आपके साथ ना कुछ केसेस डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि 2003 का एक केस है, मुमा जाटव। उस पे दोहरे हत्या के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 20 साल जेल में बिताए। 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार की लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के एक जेल जागरूकता शिविर के दौरान उनके जी। मामले की समीक्षा की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की दलीलों में खामियां पाई गई। इसके बाद 2025 में उन्हें बरी बरी कर दिया गया। वेरी गुड। जी, यह जी। मामला दर्शाता है कि कैसे कानूनी सहायता की कमी और प्रणालीगत खामियों के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को 2 दशक तक जेल में रहना पड़ा। देखिए, अब आप इस केस को कैसे देखते हैं, ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति दलित, दूसरा गरीब, तीसरा ये जेल में बंद थे, तो इनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए था। और 20 साल तक, मतलब ये जो लीगल एड्स वाले, इन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। 20 साल तक वो व्यक्ति जेल में पड़ा रहा। इनको कानूनी ये इसके पात्र थे और मिलना चाहिए था। अब आप इसको किस तरीके, इस केस को किस तरीके से देखते हैं? कहाँ पे वो चूक थी जिसकी वजह से इसे सजा मिली? और आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा चेंज आना चाहिए कि इस तरह के केसेस दोबारा ना हो? बिल्कुल मैम, चेंजेस आए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा पहले कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इसीलिए लाया गया। इसी के अंदर जो कंस्टिट्यूट कमेटियां हुई, हम्म। नालंदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी, ताकि जो गरीब तबका है उसको न्याय मिल सके, केस का डिस्पोजल जल्दी हो। हम्म। अब ये ज़रूर है कि ये कुछ कमियां हैं, प्रोसीजर में भी कमी है कुछ वहाँ। अब कभी होता क्या है, कोर्ट छुट्टी पे है, कभी वकील साहब की तबीयत खराब है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर डिले ऑफ ट्रायल। कभी जजेस ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें कुछ तारीखें निकल जाती हैं, कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, कभी विटनेस टाइम पे टर्न अप नहीं होते हैं। तो डिले होने के बहुत से वजूहात हैं मैम। अब इसको 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 बताना बहुत मुश्किल। रिजॉल्व कैसे किया जाए आपके अकॉर्डिंग? आप अगर आपको रिजॉल्व ऐसे किया जा सकता है कि अब जो मैंने बताया कि इसी को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, ताकि इसमें एक ज़्यादा डेट आपको लंबी ना मिले। कोर्ट जो है उसमें स्मॉल डेट टू डे प्रोसीडिंग का भी प्रोविज़न है।
अच्छा। सरकार ने कुछ कुछ ऐसे जो सेंसिटिव केसेस हैं उसमें डे टू डे प्रोसीडिंग होती है, रोजाना गवाही होगी, जितने विटनेस है वो एग्जामिन होंगे, उनका क्रॉस होगा, उसके बाद सुनवाई के लिए रखा जाएगा और जजमेंट पास होगा। आप बहुत से केसेस में देखेंगे, पॉक्सको वगैरह केसेस में ऐसे भी इंसिडेंट है जिसमें कोर्ट ने 3 महीने और 4 महीने पे भी केस डिस्पोजल किए हैं, चार्जशीट सबमिट की, विटनेस एग्जामिन किया, डे टू डे प्रोसीडिंग करके कन्विक्ट किया एक्यूज को। हम्म। तो आजकल हो रहा है ऐसा, जो केस पहले सालों साल चलते थे, आज हमें 4 महीने 5 महीने में विक्टिम को न्याय मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, काफी चेंजेस आए हैं। हमें आप पहले डाटा उठा के देखिए और आज की इसमें देखिए, हर जगह कोर्ट्स की भी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, फास्ट जी। ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। जी, एक केस है, वो इससे थोड़ा हटके है। वो है पश्चिम बंगाल की एक गरीब महिला है, ये 2025 का ही केस है, जब ये 3.5 लाख जो उसने अपने हाँ, हस्बैंड अपने को पति के लिए दे दिए। लिए, उधार लिए, और हाँ, किसी ब्रोकर ब्रोकर था ने लिया उसने मैम वो। पैसा ले लिया। तो ये जो देखिए ये ब्रोकर्स हैं, हाँ बताइए। कानून, हमारे लीगल सिस्टम में ब्रोकर की कोई स्पेस नहीं, कोई जगह नहीं है। हम्म। ब्रोकर्स का तो इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई क्लाइंट किसी ब्रोकर के थ्रू आ रहा है तो वो उसमें उसमें कमी है। अगर वो लेडी गरीब है तो 3.5 लाख रुपए दे के हस्बैंड को छुड़ाने की क्या जरूरत है कि हम किसी ब्रोकर को, लोग ट्रैप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको तरीके से कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट में अपना पक्ष रखती, कोर्ट को ये लगता कि हाँ इसके साथ ऐसा है, तो वो कोर्ट प्रोवाइड करती लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड है, कोर्ट अपॉइंट करती है कि हाँ भाई लीगल इसमें उस सर्विस महिला ऑथोरिटी। की गलती है, इसमें उस महिला बिल्कुल की उसको गलती है। महिला की गलती है, यहाँ उसको ये पता था कि वो दलाल है, वो ब्रोकर है, तो हम उसको पैसे क्यों दे 3.5 लाख रुपए। सर, आप ये सोच सकते हैं कि उस महिला की स्थिति कैसी रही होगी जब उसके परिवार का महिला तो की स्थिति के लिए मैडम कमाने वाला कोई गया। गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना। आपको पता है घूस लेना और घूस देना दोनों जुर्म है। आप अगर किसी को गलत लेकिन अगर काम के हमारी लिए, न्यायिक व्यवस्था जो है, अगर इस तरीके से चले कि व्यक्ति को, वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, अब उसने कहाँ से अरेंज किया ये वो जानती है, और अरेंज करने के बाद क्योंकि उसको अपने पति को छुड़ाना है, तो वो कोशिश करेगी कि मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके करूं। अगर हमारे संविधान में, अगर हमारे कानून व्यवस्था में ऐसी चीजें चल जाएं कि किसी को देने या लेने की, या ब्रोकर्स बीच में खत्म हो जाए, उन्हें पता होता कि नहीं, मुझे फ्री में भी लॉयर मिल सकते हैं, मैं फ्री कानून एड ले बिल्कुल, सकती हूँ बिकॉज मैं इसीलिए हमने कहा पास मैम, हूँ। पहले भी मैंने कहा कि ये अवेयरनेस की कमी है। हाँ, तो अगर इस तरह की चीजें वो अवेयरनेस। लेडी वो लेडी अगर कोर्ट में जाती, जहां भी उसके केसेस पेंडिंग थे या उसके हस्बैंड का जहां भी ट्रायल चल रहा था, हम्म। वो अगर कोर्ट को बताती, स्टाफ को बताती, लीगल तो उसको बताया जाता। अब वो किसी जज को, वकील को तो ये नहीं पता कि आप ठीक है, हम जान रहे कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप पैसा कहाँ से ला रही, लेकिन किसी ब्रोकर को या किसी दलाल को हम पैसा क्यों देंगे। अगर हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है तो हम वकील को क्यों नहीं देंगे। जब 3.5 लाख रुपए दे के वो ब्रोकर रख रखती हैं तो हम वो पैसे वकील को ही देंगे, वकील से पूछ सकते हैं कि हमें रास्ता बताओ। हर चीज प्रोसीजर से होती है। पैसा दे के कोई व्यक्ति, चाहे हम हस्बैंड, अगर उसने ये सोचा कि हम ब्रोकर को पैसा दे के हस्बैंड को बाहर कर लेंगे तो ये बिल्कुल गलत उसने सोचा, वो उसकी थिंकिंग है, उसका गलत तरीका था। जी। नेक्स्ट एक सवाल है आपसे कि जब 2024 से बच्चों के लिए विशेष लीगल स्कीम लागू है, तो फिर आज तक एक भी बाल अभियुक्त का केस अदालत द्वारा कानूनी सहायता के लिए क्यों नहीं ये भेजा गया? बॉम्बे बॉम्बे के केस की बात कर रही हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र की बात कर रही हैं आप, जी। मुझे जहां तक पता। नहीं मैम, जैसे नॉलेज की, ये इंफॉर्मेशन की बात है, और जो चीज़ नॉलेज में है वो चीज़ अगर नॉलेज कोर्ट को आ गई तो सिस्टम और प्रोसीजर हर चीज़ का है, वो प्रोवाइड किया जाता है। जो चीज़ पता नहीं लेकिन है, अब मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने स्वयं बॉम्बे हाई कोर्ट को ये बताया है कि सितंबर 2024 से अब तक एक भी केस नहीं भेजा गया है। इसका मतलब ये है कि या तो अदालतें लापरवाह हैं, या उन्हें स्कीम की जानकारी ही नहीं है, हम ये कह सकते हैं फिर।
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसमें अदालतों का भी थोड़ा ये है, केयरलेसनेस है। मैंने पहले ही बताया कि हमें सिस्टम को सुधारना होगा। उसमें इन्वेस्टिगेशन से लेकर के जो भी इसमें अथॉरिटीज़ हैं, हम्म। सबका सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें सबकी जवाबदेही होगी। अगर कोई सिस्टम, कोई एक्ट बना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें खामियां हमारी भी हैं, प्रोसीजर की भी हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन के भी खामियां हैं, लॉयर्स की भी हैं, जजेस की भी हैं। अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी इसमें। जी, क्योंकि अगर किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो जवाबदेही सबकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब सबसे संवेदनशील वर्ग है बच्चा जो है। बिल्कुल, बच्चे अपने बिल्कुल। अधिकारों की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं। अगर अदालतें उन्हें कानूनी सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं करती, तो ना ये केवल न्याय का मजाक है, बल्कि मानवता के साथ भी विश्वासघात है। मैम, लेकिन अदालत को भी तो पता होना चाहिए, अदालत को भी नॉलेज में आप लाएँगे तब तो पता है। सर लेकिन अदालत ये तो किसी सिर्फ के चेहरा कागजों देखो तो में, ये कागजों में सिर्फ रह जाता है, क्योंकि ये स्कीम है, ये तो हमें पता ही है। तो फिर अदालत इस चीज पर क्यों नहीं मैडम, काम? हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, बहुत सी स्कीम, बहुत से कानून, बहुत से लेकिन प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। प्रैक्टिकल देखा जाए, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। बहुत से कानून हैं, इतने एक्ट हैं कि उनको सबको पता होना हम्म। ज़रूरी नहीं है या नॉलेज में नहीं आ पाता। जी। ऑल्दो द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आप ये नहीं कह सकते हमें ये पता नहीं है। इसका आप वो नहीं लिखते एक्सक्यूज़ कि हम ये कानून हमें नहीं पता। प्रिजम्पशन ये होता है कि हाँ, आपको ये पता, अगर आप किसी को मार रहे हैं तो ये पता है कि हाँ, अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो इसकी ये सज़ा होगी। जी। अ, आपको ऐसा नहीं लगता, आपने बताया अभी कि अवेयरनेस की कमी है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि व्यक्ति जो देखा जाता है, बेसिकली हमारे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हिंदी। और जितने भी ये लॉयर और इनसे रिलेटेड कोई भी केस होता है, कुछ भी होता है, उसमें इंग्लिश भाषा यूज की जाती है। वैसे ये भी कहा जाता है कि हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा है, लेकिन अगर आप हिंदी की भी बात करें तो शब्द जो है वो इतने मुश्किल हैं कि एक जो आम व्यक्ति है जिसने पढ़ाई नहीं की है, तो उसके लिए वो शब्द समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कि ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदी समझते हैं और आप हिंदी में कानून के बारे में बता रहे हैं कि ये अनुच्छेद है, ये है, वो है, तो वो व्यक्ति उतनी इजीली समझ पाएगा। तो ये जो नहीं, भाषा की प्रॉब्लम है, इसको आप कितना मुश्किल समझते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था में? नहीं है मैडम, लैंग्वेज फैक्टर है किसी भी इसका। हमारे यहाँ नॉर्थ में अलग भाषा बोली जाती है। जी। नॉर्थ हमारे यहाँ 400 लैंग्वेजेस है। जी। इंडिया में 400 लैंग्वेजेस है। नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोलते हैं, साउथ में अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, इजी इज द मीन्स ऑफ हिंदी जो है ये इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई भी व्यक्ति उसको आसानी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंग्लिश भी है, हिंदी में भी आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, हिंदी में ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए अदालतों में। जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोलता है या समझता है, तो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो हिंदी में अपनी फाइलिंग पिटीशन फाइल करे, हिंदी में अपना आर्गूमेंट करे। हम्म। बहुत सारे व्यक्ति वकील ना रख करके व्यक्तिगत पर्सनल भी अपियर इन पर्सन भी अपियर होते हैं कोर्ट के समक्ष। तो उनको ये अख्तियार होना चाहिए कि हाँ, हिंदी में। अब आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है, अब हर जगह, हर लैंग्वेज में जजमेंट्स ये दे रहे हैं। आप हिंदी में भी जजमेंट्स आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तेलुगु में भी आते हैं, 5-6 लैंग्वेज, पंजाबी में भी आते हैं। तो ये सिस्टम धीरे-धीरे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में शुरू हो रहा है, ताकि जो गरीब तबका है, वो अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख सके, हिंदी में कम्युनिकेट कर सके। लैंग्वेज हिंड्रेंस है, ये हम मानते हैं कि जजेस को भी रिजिड नहीं होना चाहिए, या हमारे सिस्टम में भी थोड़ा ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल सकता उसके लिए हम हिंदी हिंदी में उसको ये करें कि वो हिंदी में अपनी बात रखे, हिंदी में आर्गुमेंट करे। चलिए, आप मानते हैं कि भाषा जो है वो बहुत ज्यादा अड़चन डालती है न्यायिक व्यवस्था में हमारे।
और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। लोगों के लिए भाषा थोड़ी इजी हो जाए समझाने, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैंने आपको उस टाइम भी कहा कि हिंदी जो है वो इजी लगे। हिंदी में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सामने से समझ में नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं वो हिंदी शायद अच्छे से समझ पाए, जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते बेसिकली उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अनुच्छेद समझना और कठिन हिंदी वर्ड्स को समझ पाना। तो उसको जितना बिल्कुल, इजी और जितना सरल तरीके से समझाया जा सके वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, आप आपने देखा होगा कि जो न्याय की देवी है, लास्ट ईयर जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने जो न्याय की देवी की आंखों पर जो जो वो पट्टी पट्टी बनी थी, हटा दी वो पट्टी हटा दी और गई। तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन जी, तो उनके हाथ में इसको रखी। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लोग पट्टी बंधी रहती थी, लोग ये कहते थे कानून अंधा है। हालाँकि ऐसी बात है, पट्टी हटाने का मतलब कि कानून हर चीज़ देख रहा है। कानून अंधा नहीं है, कानून आप लीगल इसको सिस्टम किस जो हद वो तक जैसे मानते हैं कि पट्टी बंधने की वजह से कानून सच में अंधा हो गया था? क्योंकि ये ये एक जनरल परसेप्शन था लोगों का। जी, लेकिन ये रियल जनरल, लेकिन ये चीज़ें जो 2024 में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये एक चीज़ हटाई कि पट्टी खुलवाई और तलवार जो थी वो हटाई और उसकी जगह किताब दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है। तो लोगों को ये मैसेज जाए कि जो चीज़ें, जो गलत धारणा बनी हुई है वो चीज़ें लोगों के जहन से, लोगों के माइंड से खत्म हो। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद के जो अनुच्छेद 14 है हमारा समानता का जी, अधिकार, और अनुच्छेद बिल्कुल। 21 न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार, इसका पर्सनल। मतलब रियल एक जीता जागता उदाहरण था कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब आप अमीर हैं गरीब हैं नहीं देखा जाएगा सामने। राइट टू जज इक्वलिटी के एंड राइट। ये जज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जज के सामने जो व्यक्ति खड़ा है क्या वो उसका सगा संबंधी तो नहीं है, क्या वो उसको देख करके जस्टिस ना करे। उसके लिए ये है कि जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है वो व्यक्ति दोषी है तो उसे दोषी करार दिया जाए, अगर वो आ, उसने कोई गलती नहीं करी वो बेकसूर है तो उसे बेकसूर और बिल्कुल, छोड़ा जाए उसे। बिल्कुल। राइट। तो जी, ये जी। जो चीज है ये हटाने का मतलब तो ये हो गया कि अब आंखों पे पट्टी नहीं है तो वो देखना शुरू कर देंगे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है जिसको हम जिसके साथ हम जस्टिस कर रहे हैं। ये भी तो नहीं, माना जा सकता देखिए, है। नहीं, नहीं, वो तो सोचने का अपना, हर आदमी के अपने सोचने का परसेप्शन है, किस तरह की क्या सोच है। आप जिस तरह से थिंक सोचेंगे उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना पड़ेगा। अब आप उसको नेगेटिव में देखेंगे तो वो आपकी सोच है, उसको आप पॉजिटिव में लेंगे तो आपकी सोच है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 14 और 21 शुरू से ही हैं, जब से हमारा संविधान आया। राइट टू इक्वलिटी और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात शुरू से कही गई है। तो पट्टी बंद रखने और पट्टी हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको ये लगता है कि पट्टी हटाना ना हटाना कोई मायने नहीं है, जो जैसा था वैसा चलता रहेगा, इसका कोई भी बिल्कुल। इससे कोई बदलाव बहुत नहीं है? बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये एक, लोगों के माइंड थोड़ा चेंजेस हो, लोगों की थिंकिंग अलग हो, इसलिए ये किया गया कि ये भी हम करके देखें कि इसका क्या फ्यूचर में, क्या लोगों का उसमें सोच है या क्या बदलाव आता है। जी, तो आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। अच्छा, हम ये मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 20 साल और एक विष्णु तिवारी, जो आपने शुरू में ही कहा कि विष्णु तिवारी जी का केस था, गोपालगंज में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। ठीक है। जो ये अरेस्ट करते हैं उसमें उन्होंने रात में उनको अरेस्ट किया, अगले दिन छोड़ दिया गया कि वो व्यक्ति सही नहीं था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, अब व्यक्ति की छवि तो खराब हो गई। अगर एक व्यक्ति जो सही है और उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, रात भर रखती है और अगले दिन छोड़ देती है ये बोल करके कि नहीं इसकी गलती नहीं थी, जो उसके सम्मान पर, सम्मान की जो हानि हुई है उसको कैसे आप किस तरीके से समझते हैं और क्या होना चाहिए? ये चीज़ें गलत है मैम। इसीलिए कहा गया है कि
unless and until guilt is proved. Accused person should be presumed innocent until his guilt is proved. हमारे ये मैगजीम है कानून में कि अगर केस भी रजिस्टर हो गया, ट्रायल इसीलिए किया जाता है कि उससे ये पता चल सके कि इसके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर हुई जो या जो कंप्लेंट है ये सही है या गलत है। दो चीज़ें होती हैं ट्रायल के बाद, या तो कन्विक्शन होता है या एक्यूटल होता है। आपको मैंने बताया कि ये लाखन का जो केस था, ये कौशाम्बी का हम्म 302 में कन्विक्ट हुआ था, 77 में, हम्म 82 में इसने अपील डाली सेशन के यहाँ, वहाँ से भी इसका कन्विक्शन हुआ। फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने जब पूरे एविडेंस देखे तो उनको लगा कि काफ़ी इसमें प्रोसीजर इरेगुलरिटीज थी, जो चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं हुई। और इस बंद ही इन्वेस्टेड प्रीशियस 43 years इन जेल। 104 साल का आदमी 43 साल जेल काटने के बाद बाहर आता है, सोचिए। वो तो लाइफ इतनी थी कि 100 साल जी भी गया, वरना जेल में जाने के बाद कहाँ इतनी लाइफ होती है। जी। यही चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से व्यक्ति के सम्मान पर हानि पहुंचती है, उनको उठा कर ले जाते हैं, तो इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अगर गलत नहीं है तो इस पर उस पे भी कंप्लेन होना चाहिए, जो जो व्यक्ति उसको अरेस्ट कर रहा है। बिल्कुल अगर वो प्रोविजन। उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप मतलब न्याय को जहां पे आप अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करेंगे, वहां तो आप उसको विरोध में भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी से दुश्मनी निकालनी है तो मैं बोलूंगी कि भैया इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लें, उससे उसकी छवि खराब हो जाती है। लेकिन इसका निवारण बिल्कुल, कैसे होना चाहिए, इस निवारण पे कैसे जोर दिया जाए, क्या किया जाए कि ये चीजें। मैम ऐसा है कि देयर वाज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी जी 118 टू 111, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन। अगर आपको लगता है कि ये झूठा केस है तो यू कैन फाइल केस अगेंस्ट हिम आल्सो। यू कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अच्छा फ्रॉम द कोर्ट। ये ओके। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक व्यक्ति को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो केस, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिया है, 15 या 20 लाख कंपनसेशन दिया है कि चूंकि उसको डिफेम किया गया, उससे उसकी छवि खराब हुई, बाद में एक्विटल हुआ। ही वेंट टू द कोर्ट एंड फाइट हिज केस एंड गेट इस रिलीफ फ्रॉम तरह द की कोर्ट। चीजें ना हो, उसके लिए ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा आप ले लेते हैं लेकिन जो छवि खराब होती है उसको ठीक करना मुश्किल होता है। और इस तरह की चीजें ना हो कि आप किसी को भी इजीली बिल्कुल अरेस्ट कर लें और पकड़ के ले आए, तो ये चीजें ना हो, इस पे रोकथाम कैसे लगाया जाए। मैम, सत्येंद्र कुमार एंटिल की जजमेंट, बहुत से जजमेंट हैं। हम सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ये दिया है, कोई भी बेल के ऊपर भी दिया है। कोर्ट गाइडलाइंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर्स हैं उसको सुधारने के लिए। हम्म किसी व्यक्ति को के खिलाफ एफआईआर होती है, उसको आप तुरंत अरेस्ट नहीं। आपको पता है कि 498 है जो हमारे यहाँ तक क्रिमिनलिटी बहुत मिसयूज हुआ इसका। उसके बाद ये एंटिल जजमेंट आया, सत्येंद्र कुमार एंटिल जजमेंट आया, और अनिश कुमार का आया जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी पुलिस को। पहले क्या होता था, एफआईआर रजिस्टर होते ही फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जितने फैमिली मेंबर्स थे सबको पुलिस अरेस्ट कर देती थी। एक्ट का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया, गाइडलाइन दी पुलिस को कि आप अदर देन हस्बैंड, बाकी जो फैमिली मेंबर्स है आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। आप पहले उसमें 41A की नोटिस देंगे, वो इंक्वायरी अटेंड करेंगे आप पहले। और इसमें अख्तियार दिया कि हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो देखेंगे कि केस मेड आउट होता है या जो इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसमें वो इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। पहले मान लिया कोई जिसने शादी लगाई, कोई भी मीडिएटर, उसको भी इन्वॉल्व कर देते थे केस में। तो हम्म उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होते हैं, आईओ जो होते हैं, हम्म कि भाई आपको इसके तहत चलना है, ये गाइडलाइंस है, आप इसको करेंगे तो ये द कोर्ट है पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। जी। तो इस तरीके से रोकथाम हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन होती नहीं है। अगर हम नहीं केसेस की हो बात। रही है मैम, हम ये नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट है उसके, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट होगा।
और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शंस होते हैं, सस्पेंड होते हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, हमारे देश के सबसे बड़ा कोर्ट है। अगर कोई भी जजमेंट को सबके ऊपर बाइंडिंग है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने तक पूरा खाली हो जाता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। आप सोचिए कि उस व्यक्ति की जो प्रोसीजर माली जो मैम हालत है है वो कहाँ पहुंच जाएगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट लीगल आ, कमेटी भी है। नालसा हमारे के देश अंदर में कानून। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट लीगल कमेटी है। वहां भी ये है। हाँ, ये है कि वहां आपको दिखाना है कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख से कम है तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। बाकी जगह है 1 लाख से कम की आमदनी है तो आपको फ्री लीगल एड है, आपको कुछ नहीं देना है। उसमें सारे कोर्ट फी, जो भी प्रोसेस फी, जो प्रोसेस है, सर्टिफाइड कॉपी, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कहीं आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस केस में मैं आपको आपसे एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक मजदूर है, क्योंकि उसी की इनकम 1 लाख से कम होगी, जो 1 लाख की बात की जाती है। अब वो दिहाड़ी मजदूर है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा और जाएगा केस लड़ने के लिए। अब वो जिस दिन गया उस दिन का पैसा उसको नहीं मिला। अगले दिन फिर बुलाया गया कि आइए आप अपने केस के बारे में अपनी स्टोरी बताइए, उसको लिखा जाएगा। जब उन्हें बुलाया, सैटरडे संडे कोर्ट बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे तक चलता है, सैटरडे संडे नहीं करते हैं कोई भी काम। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीजें हो रही हैं कि भाई वो व्यक्ति ये सोचता है यार चल छोड़ना, एक दिन की दिहाड़ी मेरी चली जाएगी, कल फिर बुलाएंगे, परसों फिर बुलाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मतलब इसको रिजॉल्व करने के लिए कि व्यक्ति को जाना ना पड़े, व्यक्ति का काम ना सफर करे। उसका भी प्रोसीजर है मैडम, उसका भी प्रोसीजर है। अगर वो एक्यूज है या हम्म। विक्टिम है, एक्यूज है तो उसका वकील जो अपियर कोर्ट में हो रहा है, हम्म। ही विल मूव एग्जम्पशन एप्लीकेशन कोर्ट में कि आज वो नहीं आ सकता है, उसके साथ प्रॉब्लम है। उसकी ज़रूरत किसी किसी स्टेज पे ही होती है, हर रोज़ कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको जाने की ज़रूरत है जब एविडेंस स्टार्ट होता है, जब गवाही शुरू होती है, तभी उसको जाना है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ वीडियो के थ्रू भी हो रहे हैं, वर्चुअल हियरिंग हो रही है। अगर कोई आदमी डिसेबल्ड है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता, तो ये फैसिलिटीज़ हैं कि वो जहाँ मौजूद है वहाँ से आप अपीयर होकर अपनी गवाही दे सकता है। सिर्फ डिसेबल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, वर्चुअल भी ये आप जा सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए है या सबके लिए? नहीं, सबके लिए है। अगर उसके आप साथ कोई ऑनलाइन कर सकते परेशानी, जी ऑफलाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अगर कोर्ट आपको इजाज़त देती है, वो अगर अपनी कोई पर्सनल डिफ़िकल्टी बताता है कि फैमिली में कोई दिक्कत है या और भी कोई वजूहात हैं, तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि हम पर्सनल अपीयर नहीं हो सकते, हमको वर्चुअली परमिशन दिया जाए, तो उसका वकील और वो अपीयर हो सकते हैं वर्चुअली। अच्छा, इसको और ज्यादा इजी बनाया जा सकता है, लेकिन बात फिर वहीं पे आकर के अटकती है कि अवेयरनेस नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अजहर जी, क्या देश की अदालतें सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र हैं या दबाव महसूस करती मैम, ये बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछा है। हैं? लोगों को ये लगता है, कुछ हम्म। इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ हम्म। लगता है कि हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी सफ़र कर रही है। कुछ किस केसेस में है वो मैं नहीं चाहता कि लोग जाने और पब्लिक में ये हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है, पास्ट इंसिडेंट्स है, जहाँ लगता है कि सरकार का इंटरफेरेंस हमारी जुडिशरी को नुकसान अपने पहुंचा। डिसीजन बदलने के लिए बाध्य करता है। जी, मैं कुछ जो केसेस है वो आपसे साझा करना चाहूंगी और आपकी जी, प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। फर्स्ट जो है वो न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन जी का जी, ट्रांसफर हुआ था 2020 में। दिल्ली उच्च बिल्कुल। न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन को 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थान ट्रांसफर किया गया था। और वो और इसलिए किया गया था मैम, मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मैं उन्होंने दिल्ली दंगा जो नॉर्थ ईस्ट का हुआ था, जी उसमें उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही थी, और जो
कल्प्रिट थे उनके खिलाफ एफआईआर का डायरेक्शन दिया था और रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। और जिनके खिलाफ एफआईआर करना था वो भाजपा के नेता थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें अगर हमारी न्याय व्यवस्था में हैं, तो किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ न्याय तो हो ही नहीं रहा। इससे नुकसान हो रहा है मैम। जो अच्छे जजेस हैं वो काम करने से डरते हैं, जजमेंट पास करने से डरते हैं। उनको ये पता है, कुछ तो सरकार को अपीस करने में लगे होते हैं। उनको होता है कि हम अगर यहाँ से रिटायर करेंगे तो हमें आगे कहीं ना कहीं, चूंकि हाई कोर्ट के जजेस हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, रिटायरमेंट के बाद बहुत से चांसेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर होते हैं वो कहीं ना कहीं के गवर्नर बन जाते हैं। जी। हाई कोर्ट के और बहुत से ट्राइब्यूनल्स हैं जहाँ के वो चेयरमैन बनते हैं, मेंबर्स बनते हैं। तो कुछ हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि अभी भी हमारे यहाँ जस्टिस है। ऐसे जजेस हैं जो सरकार के दबाव में नहीं आते हैं और निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। मैं ये कहूँगा बहुत से ऐसे आपको इंसिडेंट मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे जजेस हैं। अच्छा, जिनके न्याय से आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डरते नहीं है सरकार के प्रेशर, चाहे सरकार का प्रेशर है चाहे किसी के, वो क्लियर करते कि ना हमें न्याय देना है। हम्म। क्योंकि जब वो ओथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हम्म। तो उसी के हिसाब से उस ओथ का पालन करना होगा। और जी। जो उसके खिलाफ जाता उनका ज़मीर, उनका इनर खुद ये कहता है कि हाँ हमने ये गलत किया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लगी 2025 में, इम्पीचमेंट अभी की आपने सुना प्रोसीडिंग चल होगा। जा रही कि जुलाई सेशन में शुरू करेंगे। अब हम्म। देखते हैं मैडम, पहले भी जजेस के एक हमारे वेस्ट बंगाल के जज हुआ करते थे, हम्म। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में होता है। अब देखते हैं अगर सारे मेंबर एमपी हमारे करते हैं तो हो सकता है हट जाए। हालांकि उन्हें कायदे से रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि जो कमेटी अपॉइंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस कमेटी बनाई थी, हम्म। उनकी रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें उनको दोषी पाया गया है। तो इस तरीके से इम्पीचमेंट से बचने का यही सॉल्यूशन है कि उन्हें ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज जजशिप। तो इस चीज को आप गलत मानते हैं कि चीजें जो हुई हैं, नहीं, ये बहुत गलत है। जज की बहुत छवि गलत है। खराब और करना, क्योंकि हर किसी की नजर जज पर रहती है, इस उम्मीद पर रहती है कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से उनके आवाज पर पैसा मिला, वो बिल्कुल बिल्कुल छवि तरह की खराब होती छवि, है। किस तरह की छवि हमारे न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था और जो हमारी न्यायपालिका है उसके लिए बना रहा है। नहीं, इसका इमेज तो खराब होता है मैम। और ये किसी के पास 2 4 5 करोड़ भी नहीं, जहाँ 500 और 1000 करोड़ की बात हो रही हो, हम्म। और इतने लार्ज स्केल पे कैश रखना घर के अंदर, ये तो सिस्टम ये हमारा फेल है। वो क्या कहा जा सकता है अभी इसके बारे में। और के पास काफ़ी शब्द नहीं है इस पर कहने के लिए कोई कुछ। शब्द नहीं है इसको बयान करने के। और इससे काफ़ी इमेज खराब हुआ है, गलत मैसेज गया है जनता के बीच, लोगों के बीच। उससे जो कॉन्फिडेंस जो हमारे न्याय पे, व्यवस्था पे थोड़ा डाउट होता है कि हमें न्याय मिलेगा नहीं, लोगों को न्याय मिलेगा नहीं, उनके मन में एक ये क्रिएट होता है। शक की नज़र से सारे जजेस को देखते हैं। जो जज ईमानदार भी हैं, जो हम्म। निष्पक्ष होकर जजमेंट देते हैं, उस पर भी नज़र जाती है कि पता नहीं ये जज साहब क्या करेंगे, कहीं दूसरी पार्टी से कुछ लेन देन तो नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं। इससे जो नीचे जुडिशरी के है उसको भी शह मिलती है, और ये चीज़ें उससे गलत मैसेज जाता है। और कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं कि जब हाई कोर्ट का जज पैसा ले सकता है तो हम तो छोटे, हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, हम ले लिए तो हम क्या गलत करें। लोग एग्जाम्पल देते हैं। बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिलता को है गलत। बढ़ावा मिल रहा है। वो गलत जी करने की जो प्रक्रिया है वो ऊपर से शुरू हो रही है, जो नीचे तक। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल अगर नीचे के लोग अगर गलत कर रहे हैं तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों से ही सीखता है। बिल्कुल 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 सही। कहा जा सकता है कि नीचे के लोग जो गलत कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि ऊपर पे पहले सुधारिए। और जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो भी बिल्कुल हमारी न्याय व्यवस्था को खराब कर रहा है। प्रभावित करता है। तभी हाँ, हमारी जो प्रभावित। है वो उसकी खराब हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। एक केस और है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा बहुत अच्छे से, न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली का इस्तीफा और राजनीति में प्रवेश 2024 जी में। जी, ये कलकत्ता के थे, कलकत्ता के जज थे उन्होंने और रिजाइन बीजेपी करके ज्वाइन उन्होंने किया। बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, तो ये भी इमेज खराब है ये। तो इनसे अब लोगों को क्या उम्मीद होगी? जो जनता है वहां की यही सोचेगी कि इन्होंने जो जजमेंट आज तक दिए, जो फैसले दिए, हम्म वो किस आधार पे दिए? धर्म के आधार पे दिए, जाति के आधार पे दिए, पैसे लेके दिए? तो ये अगर उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि अगर उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, तो जो पार्टी अकॉर्डिंग किसी एक भी न्यायमूर्ति, किसी भी जज को अ, इस्तीफा दे करके और पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वो कोई भी नहीं पार्टी। करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना और चाहिए, रूलिंग, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप अपना दबदबा दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के दरमियान गलत मैसेज जाता है। जनता आपको जज समझ के लोग ये किस करे, किस तरीके उम्मीद के रखती है कि गलत, आप किस किस तरीके के गलत मैसेज अपने ख्याल में इख्तियार कर लेते हैं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, जैसे कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। मैं अगर जैसे बीजेपी ज्वाइन किया तो उनकी तो छवि ये समझ में आ गई ना कि उनकी सोच या उन्होंने जो भी अपने फैसले दिए होंगे, हम्म वो तो रिलीजन के बेस पे दिए होंगे या एक किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर किया होगा। हम्म दूसरे दूसरे रिलीजन के लोगों को उन्होंने उसके खिलाफ जजमेंट दिए होंगे। इमेज लोगों के जनरली मैसेज तो यही जाएंगे लोगों के बीच कि जो जज रिजाइन करके एक पार्टी ज्वाइन करता है जिसकी इमेज इस तरह की है। हम्म भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं हम्म किस तरह की पार्टी, किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देना या उसका फेवर करना। हम्म तो उनके जो भी जजमेंट्स है, अगर उन्होंने सही भी फैसले किए होंगे तो लोग यही सोचेंगे कि भाई इन्होंने प्रभावित होकर के या किसी एक प्रो गवर्नमेंट दिया या किसी के खिलाफ किया। तो ये गलत मैसेज जाता है। आप जज होकर के रिटायरमेंट के बाद या तो आप शुरू में ही रिजाइन करके आप पॉलिटिशियन ही बन जाते। आपको किसने कहा था कि जज बनने के लिए? आपको अगर पॉलिटिक्स में आ जाना था, उसमें इंटरेस्ट था आपका, तो आप शुरू में पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करते। भाई यू बिकेम ए जज। एग्जैक्टली। इससे छवि और भी जजों की खराब होती है, और लोग खराब ये भी सोच और सकते खराब हैं कि मैसेज हो सकता जाता है है। और भी जो जज हैं, जो न्यायमूर्ति हैं, वो किस पार्टी को ज्वाइन कर लें, कोई पता नहीं। कोई राइट। सही बात। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक केस है, अभी आपसे बात भी हो रही थी कि जो आमदनी पर निर्भर करता है व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक एंकर है, टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टेंट में अपनी याचिका दायर की इनके ऊपर और उनका तुरंत सुनवाई हो गई आत्महत्या। मैम, आउट ऑफ वे और जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। जी, तो ये एक केस देखना और एक ये केस देखना कि 20 साल से एक व्यक्ति बिना किसी गलती के सजा काट रहा है, इसको आप किस इस तरीके सिस्टम से। को इसको रोकने की ज़रूरत है मैम। इसको हमें जो चीफ जस्टिस हैं, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये भाई आउट ऑफ वे जाके नहीं लेना है केस, या कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़्यादा लोगों के बीच छवि है और बहुत सो कॉल्ड लीडर कह सकते हैं या एंकर कह लीजिए, तो हम्म उनको उनका कोई केस है या कोई बहुत नामी गिरामी है तो उनको हम आउट ऑफ वे जा करके जो केसेस 15-15 महीनों, 2-2 महीने, 3-3 महीने में लिस्ट होते हैं, आप आउट ऑफ वे जाके किसी एक पार्टिकुलर आदमी को प्रेफरेंस दे के उनके केस लगा रहे हैं। तो इसको रोकना पड़ेगा। ये जी। हमारे जजेस को, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उनको रोकना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे अर्जेंट केसेस ड्यू कोर्स में सुने जाएंगे, सबके नंबर आएंगे जिस तरह से फाइलिंग हुई। आउट जी। ऑफ वे में जाके कोई भी केस नहीं सुना जाएगा। और तो और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने इसे सिलेक्टिव जस्टिस कहा था कि बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। सिलेक्टिव जस्टिस हुआ है इनके साथ, जी क्योंकि बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि आपको 24 घंटे में जमानत मिल जाती है। जी अगर आप जी पीछे बिल्कुल। की केस देखें, अगर मैं एक केस की बात करूं, सुधा भारद्वाज। सुधा भारद्वाज जो है वो लॉयर हैं, खुद लॉयर थी। जी जी 2018 जी का जी केस है ये, भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद कई जी 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 मानवाधिकार
अधिकार कार्यकर्ताओं को यूएपीए जैसे 2018 आतंकवाद में। जी जी विरोध कानून के जी। तहत गिरफ्तार किया गया था। और बिल्कुल बिल्कुल। वरवरा राव 81 वर्ष के कवि थे। अब आप सोचिए कि 81 ईयर का व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरा गौतम नवलखा स्टेन स्वामी है ये, तो जेल में ही बिल्कुल। मतलब अरेस्ट किया गया और वो वहां मर गए। ठीक है। अब आप जी सोचिए जी। कि आप इंसाफ किसके साथ करेंगे, जो व्यक्ति मर चुका है उसके साथ। तो ये मतलब ये नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक लॉयर है उसको भी अरेस्ट करके और आपने पकड़ लिया बिना किसी एविडेंस के, और बाद में आप उसको छोड़ दे रहे हैं, ट्रायल या नन नहीं छोड़। मैं, ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो भी चीजें होती हैं, किसी पार्टिकुलर आदमी के खिलाफ कोई आप बिना प्रूफ के आप 4-4 साल 5-5 साल विदाउट ट्रायल आप बंद रख रहे हैं जेल में, बेल नहीं दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट के केसेस में, हमारे दिल्ली में बहुत जो पढ़े लिखे जेएनयू के स्टूडेंट शर्जिल इमाम या और भी 2-4 हैं, काफ़ी लोग अभी तक बंद हैं 5 साल से विदाउट एनी ट्रायल, दे आर इन बिहाइंड द बार। तो ये जस्टिस नहीं है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सबको पता है। क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये भी पता है। तो इन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। सरकार को भी ये चाहिए कि हम जजेस पे प्रेशर ना दें, हम्म। ताकि लोगों के निष्पक्ष न्याय मिल सके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में कमी सच में है, जिसकी वजह से हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं जहां इंस्टेंट में रिजल्ट मिलता है और जहां रिजल्ट मिलने में लोगों की मृत्यु जेल में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए, ये जो आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्थाएं कोर्ट ऑफ भारत जस्टिस। की न्यायपालिका को कमजोर दिखाकर हमारे लोकतंत्र की मजबूती पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर ये आरोप सच में भारत के आंतरिक न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करते हैं? नहीं मैम, जो चीज़ है बिना, धुआं वहीं उठता है जहाँ चिंगारी होती है मैम। बिना किसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर करेगा? ये चीज़ें जो आप दो लगता है चार कि इंसिडेंट, हमारी वैश्विक राजनीति भाई रणनीति हमारे को सुप्रीम लेके कोर्ट तो के जज दलविल भंडारी, ही वाज a member, one of the member of International Court of Justice, he is there। तो ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें हैं गलत, जो हमारे हिंदुस्तान की में 2-4 इंसिडेंट जो होते हैं, ये मैसेज बाहर भी जाता है, पूरी तो दुनिया इससे हमारे देश हमारे पे नज़र देश की रखती है। छवि खराब नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, हमारे देश की छवि खराब हो रही है, तो हर फील्ड में हो रही है। मतलब उसमें उनके हमारी न्याय नेतृत्व व्यवस्था भी शामिल हो गई है, पहले ये नहीं होता था। जिसमें भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट बिल्कुल में कहा बिल्कुल। गया है कि सरकार का दबाव बढ़ रहा है, यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसका दबाव बढ़ रहा है, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता कम हो रही है और जवाबदेही बिल्कुल प्रणाली कमजोर पड़ रही है। ये आरोप बिल्कुल मतलब सुनते एक बड़ा सवाल बिल्कुल। आता है कि क्या ये रिपोर्ट पूरी तरीके से निष्पक्ष है? आपको लग रहा है पूरा निष्पक्ष है, जो हो रहा है वो ठीक है? नहीं, जो हो रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूरे दुनिया का हर जगह के केसेस जाते हैं वहाँ, चुन के आते हैं जो जजेस, उनकी एक अलग रिपुटेशन, अलग इमेज होती है। हम्म। तो अगर उनको ये लगता है कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें भी सोर्स कहीं से तो मिला है, उनको भी पंकज इंफॉर्मेशन जी, मैं मिली है बिना आपसे ये किसी जानना प्रूफ और चाहती सबूत के। हूँ, मैं जी। ये कह रही हूँ कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान राजनीतिक दबाव या वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। जब भारत जैसे बढ़ते हुए आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति को रोकने के लिए कुछ शक्तियां न्यायपालिका पर सवाल उठा देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ये भी हो सकता है मैम, और बिल्कुल भारत हो की जो सकता है। बढ़ती भूमिका है उससे खतरा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। भारत वैश्विक मंच पर तेजी से उभर रहा है और ये रिपोर्ट शायद इसी कारण से आई हो, ताकि भारत की जो अंदरूनी स्थिरता है पर शक पैदा तो किया मैम जाए। अगर ये रिपोर्ट आई है तो हमें उसको डिफेंड करना है, या हमारे जो लॉ मिनिस्टर या हमारे जो कानून के ज्ञानी हैं उनको इसका काउंटर करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए विथ प्रूफ, कि भाई जो चीज़ें ये आप विदाउट एनी बेसिस आप कैसे किसी कंट्री पे या किसी के एपेक्स कोर्ट पे, या जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उस पे, सर्वोत्तम न्यायालय है उस पे आप उंगली उठा सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं से उनके पास भी विदाउट एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के ऐसे तो किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। कुछ तो बात होगी जो पहुंची है। वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू कि आप वो पॉलिटिकल या इंटरनेशनल भूमिका हमारी, चूंकि छवि इंडिया की बाहर अच्छी हो रही है, या हम फील्ड में आ रहे हैं, या और देशों के में कम्पिटेंट हम भी हैं, हमारा देश भी कम्पिटेंट है, हम्म तो ये भी हो सकता है। दोनों पहलू हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें अगर ये आई हैं हमारे जुडिशल सिस्टम से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। हम्म अब जैसे भारत की न्यायपालिका की वास्तविकता ताकत के उदाहरण है। भारत की अगर न्यायपालिका की बात की जाए, संजय रावत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जब राजनीतिक नेताओं और के खिलाफ मुकदमों पर फैसले आए तो कोर्ट ने निष्पक्ष और कठोर फैसला दिया, जिससे साफ हुआ कि न्यायपालिका दबाव में नहीं आती है। ये एक बिल्कुल। एग्जाम्पल है। ये इस तरह की चीजें अगर हम बताएं और इस तरह की चीजें अगर आए तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र नहीं है। कई सारे एलिगेशंस हैं जो हमारे खुद के देश की न्यायपालिका की छवि को खराब कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज के लिए हमें भी ट्वीट करना चाहिए। जैसे आप लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, आपको भी इस चीज पर ट्वीट करना चाहिए। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो इससे हमारा जो हमारे देश की छवि है वो कमजोर हो। इमेज खराब होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। नहीं, ये इन चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा। अगर इस तरह की कोई खबरें आती हैं हमारे जुडिशल सिस्टम में, हमारे जजेस के या हमारे देश के लिए, तो उसको काउंटर करना होगा। उसका विथ प्रूफ हमें जवाब देना होगा। जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे, अगर हम साइलेंट रहेंगे, तो हमें क्या पता। साइलेंट अमाउंट टू कंसेंट, इसका मतलब आप उसके लिए जो चीज़ कही गई है हमारे खिलाफ, अगर हम निर्दोष हैं और हमें कहा जाए कि आप दोषी हैं, तो ये तो हमें प्रूफ करना है, हमें अपने आप को डिफेंड करना है। तो जी। हमारे देश के खिलाफ अगर कोई गलत इमेज या गलत मैसेज आता है या गलत चीज़ें कही जाती हैं, तो हमारे देश के जो भी जिम्मेदार मंत्री, लीगल फील्ड के लोग, लॉ मिनिस्टर, ये उसको काउंटर करे और उसका जवाब दे कि आप किस बुनियाद पे या किस बेसिस पे आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप प्रूफ दीजिए। जी, इसमें निष्कर्ष ये निकलता है, आईसीजे की रिपोर्ट में अगर हम बात करें, कि भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये पूरा सच भी हो सकता है या नहीं। बात यहाँ ये भी है, ये सच भी हो ये सकता है दोनों और पहलू, मैंने दोनों बात कही मैम। कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। कह सकते हैं। और जी जिस तरह की रिपोर्ट है इसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। और अब मतलब इसको सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो हमें मिलकर काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो चीजें हो गई, ये हमारी छवि खराब हो गई और हम ये सोचने लगे कि अब तो बिल्कुल ही हम इंटरनेशनल लेवल पे लो हो गए। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जी जी अच्छा जी, बिल्कुल। मैंने मैं लास्ट आपसे एक सवाल आपके ही केस से कोई सुनना चाहूंगी। कोई ऐसा केस जिसको आपने हैंडल, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है और आपने बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको सॉल्व किया है। तो कोई ऐसा केस जहां पर आपको लगता है कि हमारी जो न्यायपालिका है उसने सही से जस्टिस नहीं किया। जस्टिस हुआ क्योंकि आप लॉयर हैं तो ऑब्वियसली अपने सारे केसेस में आप सही प्रूफ होंगे, बट ऐसा कोई केस मैं जानना चाहूंगी जहां पे आपको लगा कि जो आपने जिनका केस लड़ा और उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उसके बारे में बताइए। मैम, केस डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, किस तरह के केसेस है हमारे पास। क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, सिविल केसेस भी आते हैं, और सिविल केसेस तो मालूम है कि वो थोड़ा लंबा चलते हैं, उसका निर्णय देर से आता है। लेकिन हाँ, क्रिमिनल केसेस में जो फर्स्ट स्टेज होते हैं वो एफआईआर होती है। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो, तो हम उसको, अगर वो बाहर है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं। उसको बता दें कि उसको लगता है कि अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट है, तो हम हम्म कोर्ट की शरण में जाते हैं और उसको बताते हैं। या कोई अगर एक्यूज अंदर है तो उसके लिए रेगुलर बेल फाइल करते हैं ताकि वो अंदर से बाहर आ सके। तो वो डिफेंड करता है किस एलिगेशन। कोर्ट जनरली चार्जशीट से पहले, चार्जशीट के बाद बेल मिल जाती है। और चार्जशीट पुलिस जो फाइल करती है वो 60 और 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है, जनरली एफआईआर लॉन्च होने के बाद। कुछ जी। केसेस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पुलिस फाइल करती है। हम्म तो कोर्ट डिपेंड करता है कि क्या एलिगेशंस है, तो कोर्ट हमें बेल दे देती है और फिर वो ट्रायल चलते हैं।
आगे फिर एविडेंस चार्जशीट सबमिट होगी, चार्ज फ्रेम होंगे, फिर उसके बाद एविडेंस फ्रेम होगा। वहाँ आप उससे पहले आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें गलत चार्जशीट में फंसाया गया है। तो जी। बहुत से केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज की भी एप्लीकेशन लगाई और नीचे लोअर कोर्ट ने डिस्चार्ज भी किया है, ऐसे भी केसेस हैं। अच्छा। तो ट्रायल चलते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात मैं समझ गई कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके और केसेस जीते हैं, और इतना एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपके केसेस जो जीते हुए होंगे और जिसमें आप लोगों को जस्टिस मिला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई केस जिसमें आपको लगा कि हाँ जस्टिस में देरी भी बहुत ज्यादा हुई, जबकि वो निर्दोष था, जो हम जिस स्टोरी पर अभी हम बात कर रहे हैं उसका हम आपका कोई जीता जागता उदाहरण लेना चाहेंगे कि आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें हाँ न्याय में बहुत देरी की गई जबकि वो व्यक्ति बेकसूर था। नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया है। बहुत जल्दी नहीं मैम, ट्रायल में टाइम लगते हैं, 4-5 साल 6 साल के बाद ही फैसले आते हैं। कई केसों में एक्विटल भी हुआ, कुछ में कन्विक्शन भी हुए। कहीं हमने अपील फाइल किए, वो अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो प्रोसीजर है, अभी हम नहीं कह सकते कि हाँ अगर नीचे कन्विक्शन हो गया तो उसकी अपील का प्रोविजन हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट अगर उसको सेट असाइड करता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो अपील का प्रोविजन है। जनरली आपको पता है, सिविल हो चाहे मोस्टली क्रिमिनल केस पे 10-15 साल 20 साल तो लग ही जाते हैं प्रोसीजर में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जितने केसेस आते हैं उनको आप हाँ, थोड़े किसी में एक्विटल भी हुआ है, फिर उसमें किसी में गवर्नमेंट सरकार गई है हम्म, अपील में, तो वो पेंडिंग है। जी जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कोई केस है आपका और आपको वो व्यक्ति बेकसूर है, अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो बेकसूर है, और आप उसको 5-6 साल के बाद वो केस लड़ रहा है और वो जीत जाता है, तो उसके बाद जो आपने अभी बताया कि वो अपने खिलाफ केस फाइल कर सकते, तो ऐसा कुछ आपने कुछ किया है नहीं, ऐसा कुछ? उसमें अगर जीत जाता है तो जनरली सरकार जाती है अपील में। तो वैसे बहुत कम केसेस होते हैं, उनको भी परमिशन लेनी होती है हम्म, कि ये केस मेड आउट अपील के लायक है कि नहीं लायक। अगर अपील के लगता है तब वो फाइल करते हैं आगे। जी ये प्रोसीजर है। जी। अजहर जी, आप जाते जाते मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को, हमारे जो जिस तरह का कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से लोग न्याय की उम्मीद लेकर लॉयर्स के पास आते हैं, उनको ये क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो जिस कानून के पास इंसाफ मांगने और अपने लिए न्याय के लिए जाते हैं वो उनका बरकरार रहे, और जिस तरह के जो हमारे पास केसेस आए थे जिनसे देख करके लोग डरते हैं कि हमें कानून की पंगे में नहीं फंसना, फंसना तो कोई नहीं चाहता लेकिन फंस जाता है, तो उसके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि लोगों को कम अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी हम हमारे खिलाफ अगर केस हुए हैं तो उसकी अपने वकील को बताएं जो फैक्ट है। बहुत से इंसिडेंट है तो वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाया नहीं जाता। आप डॉक्टर को बीमारी बताएंगे, उसी हिसाब से डॉक्टर इलाज करता है। इसी तरह से वकील के पास जो केसेस आते हैं, अगर क्लाइंट हमें पूरी बात बताता है उसी हिसाब से हम केस लड़ते हैं, केस तैयार करते हैं, केस फाइल करते हैं। बहुत से फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ रंजिशें होती हैं, कुछ कंप्लेंट केस होते हैं, कुछ एफआईआर होते हैं। नेचर ऑफ केसेस बहुत तरह के हैं। तो हम जी। ये कहेंगे कि नहीं, उनको आप भी। अभी आपने बताया कि इस तरह की चीजें होती हैं, एक केस मैं भी एक मेरे पास जीता जागता था एक, कि लॉयर जो ये फ्री में हमें मुफ्त में जो कानूनी सहायता लीगल एड, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। तो उसमें जो लॉयर्स होते हैं उनकी एक, वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बहुत ही शायद आपको सुन करके पता नहीं अजीब लगे कि उन्हें फ्री में लॉयर दिया गया है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि अच्छा मान लीजिए कोई महिला है और उसे डाइवोर्स लेना है, तो उसको ये सलाह देंगे कि मैं आपको ज्यादा एलिमनी दिलवा दूंगी या दिलवा दूंगा, आप इसमें थोड़ा पैसा लगा लीजिए। इस तरह की जो चीजें होती हैं, लोग इससे भी सफर करते हैं, और ये मेरे सामने स्टोरी किसी ने अपनी बताई है, वो स्टोरी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो क्या नहीं इस तरह तो की देखिए, चीजें होती हैं? नहीं, अगर होती हैं तो उसका प्रोसीजर है।
आप वो जो भी वकील अगर इस तरह की बात करता है तो उसकी आप कंप्लेंट दे सकती हैं, बार काउंसिल में दे सकती हैं। और अगर जिसने उसको अपॉइंट किया है, हम्म, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से अगर वो एक्वायर वकील बहाल हुआ है केस लड़ने के लिए, हम्म। कोई उसके पास आया और वो पैसे की डिमांड करता है तो उसका भी प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कंप्लेंट फाइल करें आप उसके खिलाफ कि उन्होंने ऐसे कहा। फिर उनके खिलाफ सबूत होने चाहिए हमारे पास। नहीं, प्रूफ की बात नहीं, दैट इज सफिशिएंट। उसके शो कॉज दिया जाएगा, उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अगर वो पाया जाता है कि हाँ गलती है तो उसके लाइसेंस भी सस्पेंड होते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, स्टेट बार काउंसिल करती है। अच्छा, गवर्नमेंट इनको कितना पे करती है? मान लीजिए कि आप कोई फ्री केस लड़ रहे हैं किसी का, तो कितना पे करती है गवर्नमेंट पर केस पे? वो चार्ट बने हुए हैं मैं, वो सारे वकील जो भी अपॉइंट होते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ, सबको अलग वो, अलग मिलता है? हाँ, नेचर ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है। और किस तरह के केसेस है, नेचर क्या है केस का, उसमें फाइलिंग के होते हैं, ड्राफ्टिंग के होते हैं, अपीयरेंस की अलग फीस होती है, कोर्ट फीस जो अलग बाहर होती है। कोर्ट बुलाया जाता है उसका पैसा अलग मिलता है? किसका? जैसे बाहर मान कहाँ? लीजिए लॉयर्स, उनको जो भी उनके विक्टिम है, जो भी उनके क्लाइंट हैं, जो विक्टिम है, वो उनके हम्म। केस लड़ने के लिए जितनी बार कोर्ट में हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है, क्या जितनी बार हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है उतनी बार लॉयर को पैसा मिलता है? नहीं, वो शेड्यूल बना हुआ है मैम, उसके हिसाब से उनको पेमेंट होता है। वो बहुत पर कम तो अपीयरेंस, नहीं है? बहुत कम जी, पैसा तो नहीं, बहुत कम पैसा तो नहीं नहीं नहीं, होगा कि अब तो व्यक्ति। काफी बढ़ा, अब तो बढ़ा दिया गया है। काफी पहले कम थे लेकिन अब उसको टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हुआ है जी। और काफी अब बढ़ रहे हैं। नहीं, व्यक्ति दूसरे तरीके से पैसे लेने की कोशिश करता है। नहीं, वो गलत तो है, ये वो गलत सवाल है, वो बहुत गलत है। वो ज्यादा किसी, बनता है। अगर लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अपॉइंट हुआ है और वो पैसा मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति है वो कंप्लेंट कर सकता है उनके खिलाफ, है ना, जी। उनके खिलाफ जो भी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। अजहर जी, आपने हमें आज हमारे जो सवाल थे, जो आम लोगों के सवाल, उस पर बहुत ही बखूबी और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और थैंक यू। मुझे लगता है कि लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे चैनल को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का और अपना एक्सप्रेस करने का। थैंक यू।